नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनके फंडामेंटल्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लो मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बताया कि सर एचसीएल टेक्नोलॉजी अच्छा शेयर है, उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए। तो मैं कैसे पता करूँगा कि वो कंपनी जो है मेरे इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है? या फिर अगर मेरे को जल्दी में पता करना है कि क्या मैं इसे डिटेल में पढ़ सकता हूँ, तो मैं क्या ऐसी डिटेल देखूंगा कि मेरे को ये समझ आए कि ये कंपनी मेरे टाइम के इन्वेस्टमेंट के भी लायक है या नहीं। तो दोस्तों ये गूगल पे एक साइट है screener.in, आप इस पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप जिस कंपनी को एग्जामिन करना चाह रहे हैं आप उसको यहाँ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल HCL टेक्नोलॉजी। तो ये सामने HCL टेक्नोलॉजी मेरे पास आ गया है। तो आप इसमें एग्जामिन करेंगे पहले कि क्या कंपनी मेरे टाइम इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। तो दोस्तों करंट मार्केट प्राइस यहाँ दिख रहा है 1104 के आसपास है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे बुक वैल्यू इसकी 226 रुपये है, और स्टॉक का पीई 20 रुपये 20 गुना ज़्यादा है। मतलब स्टॉक अपनी वास्तविक कीमत से 20 गुना ज़्यादा महंगा मेरे को मिल रहा है। और दोस्तों हम यहाँ देखेंगे आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 25। मान लो आप कंपनी के ओनर ने इसमें 100 रुपये लगाए तो उसमें वो 25 रुपये साल का कमाता है, यानी 25% वो अर्न करता है। और आरओई मतलब कि अगर एज अ इन्वेस्टर आपने इसमें 100 रुपये लगाए तो आपको साल के एंड में 22 रुपये का मुनाफा होगा। फेस वैल्यू दोस्तों स्टॉक की जो वास्तविक कीमत है वो 2 रुपये है, जिसके नाम से वो रजिस्टर्ड है। और प्राइस टू बुक यानी कि ये अपनी बुक वैल्यू से 4.8 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टली यानी कि 5 गुना के आसपास ज़्यादा महंगा है। तो दोस्तों पिछले 3 साल की हम यहाँ रिटर्न देखते हैं तो उसने 32% हर साल रिटर्न इसने दी है। अब दोस्तों आते हैं नीचे। यहाँ आप देख सकते हो इसका पिछला 1 साल का ग्राफ है, जहाँ ये पहले नीचे आया, फिर यहाँ से इसने डबल बॉटम बनाया, उसके बाद ये ऊपर उठा, फिर ये नीचे दोबारा फॉल किया, फिर ये ऊपर, यानी कि यहाँ पे ये डार्बॉक्स बॉक्स जो होता है उसे फॉर्म कर रहा है। उसी रेंज में गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और देखनी रह गई थी कि अगर ये स्टॉक का पीई 20 का है तो इस सेक्टर का पीई कितना है। तो सेक्टर पीई अगर हम देखना चाहें जो इसके बाकी के जो पीयर्स है उनका कितना है, टीसीएस का जैसे 30 है, इन्फोसिस का 25 है, विप्रो का 18 है। मतलब ये अपने पीई जो इसके स्टॉक के जो पीई हैं वो 20 से लेके 30 के बीच में रहते हैं। तो ये अपनी फेयर वैल्यूएशन पे मुझे कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है। अब आगे दोस्तों हम देखेंगे इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है, बुराइयाँ क्या क्या है। प्रोज में ये आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके बताता है कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड 4.37 है, यानी कि 5% के आसपास आपको ये डिविडेंड साल का दे रही है अपने सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस से। और डिविडेंड पे आउट यानी कि दोस्तों कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है मुनाफा पूरा, उसमें से ये 44 रुपये अपने इन्वेस्टर्स को ऐसा डिविडेंड पे कर रही है। और दोस्तों कंपनी का मीडियम सेल यानी कि अगर आप 10 साल का मीडियम निकालोगे तो वो सेल हर साल 17% की ग्रोथ से आगे ग्रो कर रहा है। मतलब सेल कंपनी की लगातार बढ़ रही है। अब दोस्तों ये क्वार्टरली इसके प्रॉफिट्स है। क्वार्टरली प्रॉफिट्स में आप ये कंपेयर कर सकते हो कि कंपनी की जो सेल है, फॉर एग्जांपल 19 में जो दिसंबर वाला क्वार्टर था तब इसकी सेल 18 थी, और 18,000 करोड़ के आसपास थी, जो कि 20 के दिसंबर वाले क्वार्टर में 19,000 करोड़ हो गई। फिर 22, फिर उसके बाद 22 में 26,000 करोड़। मतलब कि कंपनी की जो सेल है वो ऑलरेडी बढ़ रही है। सेकंड क्वार्टर का भी आप कंपेयर कर सकते हो और आप पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ऑल ओवर आप देखो तो कंपनी की जो सेल है वो लगातार बढ़ती ही आई है। अब हम ईयर ऑन ईयर पे और इसके नीचे हम देखते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि दोस्तों ऑन दी एवरेज 20 से लेके 27 के आसपास ही रहा है। कभी 30 के आसपास भी गया, फिर 20, यानी ऑन दी एवरेज कंपनी 20 से लेके 30 के बीच में, यानी ऑन दी एवरेज 24 के आसपास ये आपको कमा के देती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अच्छी बात है। कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है, स्पेशली उस टाइम में मेंटेन कर रही है जब आईटी पे काफ़ी बड़ी मार पड़ी है। अब ये 2022 का टाइम यहाँ देखोगे तो इसमें आईटी पे काफ़ी बड़ी मार पड़ी थी, तभी यहाँ कंपनी के प्रॉफिट श्रिंक हुए थे। अब दोबारा आप यहाँ देखोगे प्रॉफिट कंपनी ने दोबारा रिगेन किए है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले से भी कंपनी हमें अच्छी दिख रही है। इंटरेस्ट कंपनी यहाँ पे इतना पे कर रही है,
और दोस्तों डेप्रिसिएशन जो कि कंपनीज पे करती है फॉर टैक्स सेविंग, वो भी यहाँ पे कंपनी पे कर रही है। और आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट पे अब आते हैं। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इस क्वार्टर में, दिसंबर वाले क्वार्टर में, जो कि 29 था, यहाँ पे 39 हुआ, यहाँ पे फिर 34, फिर 4। मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है क्वार्टरली के हिसाब से। अगर आप देखो तब भी ये इंक्रीज ही कर रहा है। अब दोस्तों थोड़ी मोटी पिक्चर पे अगर आना है तो फिर आप ईयरली का देख सकते हो। ये ईयरली की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। इसमें दोस्तों ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो पहले 15,000 करोड़ का बिजनेस था सेल्स, फिर 20,000 का हुआ, फिर 25,000, फिर 32, 36, यानी कंटिन्यूसली कंपनी राइज हुई है। यहाँ थोड़ा सा फॉल आया था 2016 के अंदर, फिर 17 में दोबारा राइज हुआ, फिर राइज हुआ, फिर राइज हुआ। दोस्तों अच्छी कंपनी की निशानी क्या है ना, अगर लगातार उसके प्रॉफिट या सेल्स की बढ़ रही है तो कभी ना कभी वो ये भी रिपोर्ट करेगी कि सेल थोड़ी सी कम हुई है। अगर कोई कंपनी लगातार ही बढ़ाती रहे सेल, वो भी कई बार रेड फ्लैग इसमें माना जाता है। हो सकता है कि कंपनी जान के अपनी सेल्स को आगे पुश कर रही हो। अब यहाँ दोस्तों हम आते हैं नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, जो किसी ज़माने में 16% का था ईयर ऑन ईयर, फिर वो 18, फिर 22, फिर वो 25 के पास मेंटेन हुआ, फिर 23, फिर 21, फिर 22। मतलब कंपनी अपना वही 20 से अबव वाला जो प्रॉफिट है, मार्जिन जो है वो मेंटेन कर रही है। तो ये दोस्तों एक अच्छा साइन है। और अर्निंग पर शेयर कंपनी की जो है वो भी आप यहाँ देखोगे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। जो बीच में कम भी हुई थी फिर बढ़ी, दोबारा बढ़ी, नाउ इट्स कीप ऑन ग्रोइंग। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं तो आप उस हिसाब से ये भी देख सकते हो कि कंपनी ने हर साल इतना डिविडेंड पे आउट किया है, यानी इतना मुनाफा था तो 31% उसका कंपनी पे करती है। तो कंपनी का एक कल्चर है कि वो अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 40% के आसपास आपको डिविडेंड एज वो पे कर रही है। यहाँ कभी कम हुआ था तो यहाँ पे अचानक ही 80% का डिविडेंड पे आउट कंपनी ने दे दिया। तो अब दोस्तों यहाँ मोटे मोटे इस ग्राफ पे आते हैं। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 10 साल में 18% रही है कंटिन्यूस। 5 साल में जो सेल की ग्रोथ है वो 12% हुई है, 3 साल में 12, और पिछले 12 महीने के अंदर भी 18% के आसपास रही है। मतलब कंपनी का सेल के मामले में काफ़ी अच्छा वो रहा है, रिकॉर्ड रहा है। दूसरा दोस्तों कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का पहले 23% है, अब उसके बाद 9%, फिर 10, बट टीटीएम में 31% रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यार ये कम होता जा रहा है, बट तो हम इसको भी आगे ऑब्जर्व करेंगे। और कंपनी का CAGR, मतलब अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आपने 10 साल से इन्वेस्ट करके रखा है तो ईयरली आपका जो स्टॉक है वो 19% से बढ़ा होगा 10 साल से। अगर 5 साल से इन्वेस्टेड है तो ईयरली आपका 18% से बढ़ा है। और पिछले 3 साल से इन्वेस्टेड है तो फिर आपको जो स्टॉक का प्राइस है वो 33% हर साल इसने आपको बढ़ा के दिया है। बट पिछले एक साल, जैसा हमें पता है कि IT सेक्टर पूरा एक साल से पिटा हुआ है, तो ये स्टॉक भी आपको पिछले एक साल में 6% का घाटा दे चुका होगा अभी तक। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, इक्विटी में दोस्तों क्या होता है, अगर आपने इस कंपनी के ओनर ने अगर इक्विटी उठाई है, मतलब अपनी इक्विटी लोगों को दी है, तो उस शेयर होल्डर के पैसे से इसने कितना कमाया है। वो 10 साल में इस कंपनी ने 25% ऑन द ईयरली कमाया है। 5 साल में इसने 23% कमाया है। 3 साल का हिसाब लगाओ तो 22, पिछले एक साल में 22%। यानी कि कंपनी ने इक्विटी जो उठाई है उसमें पैसा अच्छा कमा के रिटर्न इन्होंने उसमें लिया है। अब दोस्तों हम आते हैं जो असली चीज़ जिस पे मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दोस्तों पहले तो ये देखना है कि कैश रिजर्व देखो दोस्तों कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। और आप अगर बोरोइंग की बात करो तो बोरोइंग कंटिन्यूसली कंपनी की हमेशा काफ़ी कम रही है, मतलब कई गुना कम रही है। आज भी एक कंपनी अगर पैसा फेंक के अपने बोरोवर को दे दे तब भी कोई फ़र्क इन्हें पड़ेगा नहीं। शायद बोरोइंग करते ही इसलिए ताकि टैक्स में थोड़ा रिबेट ले सके। बट जो भी अंदर की बात है दोस्तों, बाकी आगे की हम बात करें, अब हम लाइबिलिटीज़ में देख चुके हो कि लाइबिलिटीज़ भी नियरली कंपनी की सेम ही 20,000 करोड़ के आसपास ही रही है। अब हम यहाँ बात करें अगर एसेट्स की, फिक्स एसेट कंपनी ने अपने बढ़ाए, यानी हार्डवेयर अपना कंपनी ने बढ़ाया है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कुछ और कोई एक्विजिशन हो। CWIP यानी कि जो कंपनी का जो पैसा है, अभी कंपनी ने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कैपिटल अभी प्रोग्रेस में लगी हुई है, वापस अभी आनी है। तो दोस्तों वो कंपनी ने कंटिन्यूसली अपनी कम करी, यानी कि ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी अपना पैसा फटाफट निकाल लेती है मार्केट से।
और इन्वेस्टमेंट दोस्तों, कंपनी देखो ईयर ऑन ईयर अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ा रही है, ये अच्छी बात है। जौन सी कंपनी R&D में और इन्वेस्टमेंट में बिलीव करती है, उस कंपनी का दोस्तों आसानी से अंत नहीं होगा। और अदर एसेट्स की अगर आप बात करो तो दोस्तों अदर एसेट्स भी कंपनी के धीरे धीरे बढ़े हैं। अदर एसेट्स में अगर आप देखना चाहो क्या क्या होता है, तो दोस्तों इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री यानी कि अगर कोई कंपनी चप्पल बनाने का काम कर रही है, अगर वो आज उसको रबड़ लेकर आई है, तो रबड़ उसकी इन्वेंट्री का पार्ट है। वैसे IT सेक्टर में इन कंपनी ने कोई सामान लिया या कुछ भी चीज़ ली है, जैसे कि मे बी मदरबोर्ड समथिंग एल्स हार्डवेयर हो गया, तो वो इनके लिए इन्वेंट्री का काम करेगी। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है जो कंपनी को अभी पेमेंट आनी है, तो ये अभी इनकी नियरली कांस्टेंट रही है पिछले 3 साल से, 20 लाख 20,000 के आसपास। और कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि कैश के बराबर चीज़ है। इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी बॉन्ड्स, इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी एनीथिंग जो कि पैसे के बराबर है। वो भी कंपनी का दोस्तों रियरली मतलब कांस्टेंट ही रहा है, 10,000 के आसपास, या 12 था अब 10 हो गया। लोन्स एंड एडवांसेस, जो मतलब कंपनी के पास पैसा अभी आना है, वो भी दोस्तों कम है। मतलब कंपनी मार्केट में ज़्यादा पैसा फंसाने में बिलीव करती नहीं है, अच्छी बात है। ऑल ओवर दोस्तों कंपनी की जो बैलेंस शीट है टाइम के साथ बढ़ी है। टाइम बैलेंस शीट का बढ़ने का मतलब दोस्तों कि धीरे धीरे बैलेंस शीट आगे बढ़ी है। देखो शेयर कैपिटल भी इवन कंपनी का राइज हुआ है पहले से। अब आगे दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, जो कैश इज़ अ ब्लड, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कंपनी धंधा तो कर रही है, कितना पैसा अपनी जेब में रख पा रही है उसके बाद। अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इस कंपनी का देखोगे दोस्तों, तो कंपनी ने अभी तक 20,000 करोड़ का जो मनी है ये खुद जनरेट किया अपने धंधे से। और ये बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, देख रहे हो। पहले कभी 2,000 का था, फिर 4 हुआ, फिर 5, फिर 8, फिर 85, फिर उसके बाद 16 का रिजल्ट सबको ऊपर आपने देखा, उसको ये मतलब जस्टिफाई कर पा रहा है। सेल भी कम हुई थी, प्रॉफिट भी कम था, तो इसलिए कैश फ्लो भी यहाँ कम है। तो जैसे जैसे कंपनी ने सेल बढ़ाई है, वैसे वैसे कैश भी कंपनी के पास फालतू आया है। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में कुछ भी हो सकता है, लैंड एक्विजिशन हो सकती है, मर्जर हो सकता है, या खर्चा जो कंपनी ने करा हो। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट जहाँ कंपनी कर रही थी, यानी पैसा देके इन्वेस्टमेंट खरीद रही थी, वहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और जहाँ पे कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट से पैसा आया है, वो यहाँ पॉजिटिव है। अब आप यहाँ ये देख सकते हो कि कंपनी ने ऐसा क्या किया है जो उसके पास पैसा आया है। अब यहाँ देख रहे हो इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्होंने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट करके बेची है, इसलिए उसके पास पैसा आया है। और नई इन्वेस्टमेंट इन्होंने इतने की परचेज करी, तो उसका जो टोटल ऑल ओवर जो आया है आपके सामने, दैट इज नियरली, यहाँ लिखा हुआ था शायद ऊपर, हाँ, 1,500 करोड़ का इनको इन्वेस्टमेंट से पैसा इनके पास आया है। अब दोस्तों कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये नेगेटिव होने का मतलब ये कंपनी अपने पुराने उधार चुका रही है। तो दोस्तों ऑल ओवर कंपनी की जो प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे नेट कैश फ्लो अगर आप देख रहे हैं, तो दोस्तों वो भी इनका पॉजिटिव रहा है, और काफ़ी लंबे टाइम से पॉजिटिव ही चल रहा है। बीच में कभी कभी नेगेटिव भी हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो। बट ऑल ओवर जो कंपनी है, इट्स पॉजिटिव इन कैश, मतलब कैश जनरेटिंग कंपनी है, कैश बर्निंग नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। और दोस्तों नॉर्मली जो लार्ज कैप आपको मिलेंगी, उनमें आपको कैश जनरेशन ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं रेशोज़ के ऊपर। डेटर्स डे, डेटर्स डे मतलब कंपनी पे कितने दिनों में जो कंपनी अपना सामान दे रही है, उसकी पेमेंट वापस कंपनी के पास आ रही है। मतलब अगर आपसे कोई आज 100 रुपये का सामान ले गया, उसने कितने दिनों के बाद आपको पेमेंट वापस दी, ये उसकी डेटर्स डे है। तो कंपनी के डेटर्स डे लगभग 60 से 80 के बीच में है। तो हमें दिख रहा है कि ये वही ही अभी तक चल रहा है, कोई ज़्यादा ये नहीं हुआ कि पूरे साल का ही हो गया हो। तो साल से मतलब जो पहले 60 दिन का था, वो अब धीरे धीरे बढ़ के 80-90 दिन के आसपास हो गया। दोस्तों अब ये देखना, जितनी बड़ी कंपनी होगी ना, उसके डेटर्स डे भी थोड़े से हो सकते हैं आपको बढ़ते हुए दिखाई दें। थोड़े बहुत बढ़ते हैं, जैसे 10-20 पॉइंट तो चलेगा, बट ये ना हो कि जो कभी 60 दिन का था वो अचानक ही 300 दिन का हो गया, वो चीज़ बहुत खतरनाक होती है। दूसरा दोस्तों अगर आप देखो यहाँ पे इन्वेंट्री डे, तो कंपनी का इन्वेंट्री डे कुछ खास नहीं है। मतलब एसेट लाइट बिजनेस है, ज़्यादा इनको इन्वेंट्री खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेज पेबल दोस्तों, मतलब कंपनी ने अगर मान लो कोई सामान रॉ मटेरियल लिया, उसकी पेमेंट वो कितने दिन में वापस देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कंपनी है जो कि टायर बनाती है, उसने रबड़ लिया और बाकी वायर ली कि टायर बनाने वाली, तो कितने दिनों में वो अपने पिछले जो जिन्होंने उन्होंने सप्लायर्स को पेमेंट दे रही है। दोस्तों अगर ये
कम है, तो इसका मतलब कंपनी टाइम पे अपनी पेमेंट वापस दे रही है और वो पेमेंट देने के लिए पैसा जुटा पा रही है, जो कि अच्छा साइन है। उससे क्या है कि अगली बारी जो इनका सप्लायर है हंस के इनको सामान ला के देगा। ठीक है दोस्तों। सेकंड थिंग इसमें आ गई कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी दोस्तों कंपनी अगर मार्केट में 100 रुपये लगा रही है तो उन 100 रुपये को वापस कितने दिनों में निकाल पा रही है अपना धंधा पूरा करने के बाद। इतने दिनों में मतलब 61 दिन में कंपनी अपना कैश को दोबारा से कैश में कन्वर्ट कर लेती है। तो ये आप यहाँ देख रहे हो 60 डेज मतलब 70 के आसपास हो गया, करते करते फिर 90 गया, अब ये 64 डेज। दोस्तों ये डायरेक्टली आप देखोगे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेब्टर्स डे। आप देख रहे हो ये चीज़। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जितना छोटा हो कि जितने कम दिनों का हो उतनी कंपनी की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज दोस्तों ये हमेशा कैश कन्वर्जन साइकिल से छोटा होता है, क्योंकि दोस्तों कितने दिनों में कंपनी अपनी कैपिटल को एम्प्लॉयड रखती है। मान लो कंपनी ने 100 रुपये लगाए तो वो कितने दिनों तक वो जो उसकी जो कैपिटल है एम्प्लॉयड है। तो ये वर्किंग कैपिटल डे, यानी कंपनी 8 दिन में अपनी कैश को फ्री कर लेती है और दोबारा उसको एम्प्लॉय कर देती है आगे। ये भी अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये और ये कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डे लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, बट फ़र्क ये होता है कि हमेशा वर्किंग कैपिटल डे थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कैश कन्वर्जन साइकिल। और ये दोनों चीज़ें जितनी कम है उतने ही कंपनी आपकी एफिशिएंट है। अब नीचे आ गए रिटर्न ऑफ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। मतलब अगर कंपनी के मालिक ने 100 रुपये लगाया तो उस 100 रुपये से वो साल में कितने परसेंट जनरेट कर पाया अपना मुनाफा, सब कुछ निकालने के बाद, इंटरेस्ट निकालने के बाद और अपना इवन टैक्स निकालने के बाद भी, और सारे खर्चे निकालने के बाद जो शुद्ध मुनाफा है, नेट प्रॉफिट, उसी को हम एज अ ROCE कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों कंपनी आप देख रहे हो कि 24% कमाती है, 30% कमाती है, बीच में 40 भी कमाया। अब नॉर्मली जैसे जैसे लार्ज कैप होती गई वैसे वैसे ROCE कंपनी का कम होता जा रहा है, 25% तक कमाती है। मतलब आपके अगर आपने 100 रुपये आज लगाया और अगर 25% के रेट से ये कंपनी बढ़ रही है आगे, तो आपके पैसे को मतलब ये 4 साल में डबल करने की हिम्मत रखती है, काबिलियत रखती है, अगर पैसा आपने आज लगाया है तो ये जितना ज़्यादा है दोस्तों उतना ही अच्छा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। प्रमोटर यानी कंपनी को चलाने वाले, कैप्टन ऑफ द शिप, इनकी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब इनको अपनी कंपनी पे भरोसा है इसलिए होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। FII मतलब दोस्तों बाहर के इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPI कह लो या फॉरेन इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब कि बाहर के लोग हैं जो वहाँ के लोगों के हिसाब से म्यूचुअल फंड के तौर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखो इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ कम हुई है क्योंकि पूरी दुनिया में IT-PT है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सबको अपनी पोजीशन को हैज तो करना ही होगा, तो इसलिए उन्होंने भी हैज किया होगा। DIIs ने दोस्तों यहाँ पे पोजीशन अपनी बढ़ाई है। अब FII बेचेगा तो प्राइस थोड़ा डाउन जाएगा। अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है तो DII इसमें एंटर करा, क्योंकि इनको हमेशा कोई मजबूत कंपनी चाहिए जो थोड़ा सा कैश फ्लो उनको दे देती रहे, ताकि अपने उसको आगे दिखा पाए कि भाई हमारा म्यूचुअल फंड इतने % ज़्यादा स्टेबल रहता है। सरकार का दोस्तों यहाँ से स्टेक हट रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होगी वहाँ दोस्तों थोड़ा सा आपको कैपिटल रूल कम लगेगा और आपको वहाँ पे सोशलिस्ट रजीम आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो अच्छी बात है गवर्नमेंट दूर हो रही है और पब्लिक दोस्तों वो भी यहाँ से कम हो रही है, मतलब कि मार्केट से इसकी इक्विटी खींची जा रही है। अदर्स में दोस्तों ये कोई HNI हो सकते हैं या कोई और ग्रुप हो सकता है जो उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठा हो। अब दोस्तों इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आपने कंपनी पढ़नी है तो कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ सकते हैं, और रेटिंग में जो अपडेट इसके आ रहे हैं आप वो देख सकते हैं। इकरा ने उसमें रेटिंग दी है, क्रिसिल ने और इकरा ने, आप वो देख सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दोस्तों यहाँ दे रखी होती है। अब हमें लग रहा है कि कंपनी मजबूत है, अच्छी है, तो हम इसकी साइट ये दे रखी है, यहाँ जाके बेसिक बिजनेस को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री का काम क्या है इस कंपनी का, जैसे कि इस कंपनी का डिजिटल बिजनेस का काम है, थोड़ा समझ आ रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये काम करते हैं, इंजीनियरिंग एंड R&D ये लोग कर रहे हैं। अब डिजिटल फाउंडेशन है इनकी, हाइब्रिड क्लाउड यानी कि आप क्लाउड स्टोरेज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल वर्क स्पेस, नेटवर्क्स, और ये आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। और इसमें फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और दोस्तों और भी ये काम ये कंपनी करती है। अब इंडस्ट्री में आप आओ, ये कौन कौन सी इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। एरो डिफेंस में ये है, कैपिटल मार्केट में है, कंज्यूमर गुड्स के अंदर है, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्स, आप ये सब देख सकते हैं, ऑटोमोटिव, मतलब इतने सारे इंडस्ट्रीज को ये
सप्लाई कर रही है, यानी कि डाइवर्सिफाइड अगर इसका पोर्टफोलियो है तो मतलब एक आधा क्लाइंट छूट भी गया तो बाकी सारे ऐसे कंपनसेट कर सकते हैं, तो कंपनी आसानी से डूबने की नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे आप और भी चीज़ें देख सकते हो। अगर आप ये देखना चाहो कि एज अ इन्वेस्टर आपको डाटा कहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्टर रिलेशन का, तो उसमें आप जा सकते हैं दोस्तों। इंडस्ट्रीज अबाउट अस बिल्कुल ही नीचे शायद कहीं दिया होता ही है नॉर्मली, किसी भी कंपनी का आप देखना चाहो। कहाँ गया भाई? कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपको यहाँ ऊपर भी मिल जाएगी। अबाउट अस में आप आ जाओ, एनुअल रिपोर्ट आ गई दोस्तों। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट खोल के आप देख सकते हो कि कंपनी का कैसा रहा सब कुछ। तो यहाँ पे आके दोस्तों आप देख सकते हो कि इनकी एनुअल रिपोर्ट कैसी रही है। उसमें आपको कई चीज़ें देखने को, रीड मोर, ये अबाउट द इनका जो वो डायरेक्टर्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, CAGR बताई गई है, ये भी बताया गया जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं मोटा मोटा वहाँ पे। बट अगर आपने एडवांस पढ़ना है तो दोस्तों आपको कंपनी के इसमें आना पड़ेगा। इसकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कंपनी कैसे पढ़नी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो दोस्तों तो थोड़ा सा आप खुद दिमाग लगाइएगा, खुद समझिएगा। अगर आपको कंपनी अच्छी लगे तब भी आपने उसमें इन्वेस्ट करना है, और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हो, उन्हीं के थ्रू आप पता करके कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों आपकी अपनी हार्ड अर्न कैपिटल है, आपका पैसा है, वो ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसलिए ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी दोस्तों हम ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई टॉपिक पे आप वीडियो आप जानना चाहते हो, किसी कंपनी का एनालिसिस अगर आप जानना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।